हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर दिया। सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद अब आप सीएमए के अंदर इंटर हो चुके हो, यानी कि इंटरमीडिएट की एग्जाम के लिए आप एप्लीकेबल हो गए हो। अच्छा, सीएमए इंटर के एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर दो ग्रुप पास करने होते हैं। सबसे पहला यानी कि फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट है, सेकंड ग्रुप जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट है, यानी कि इंटर पास करने के लिए आपको टोटल 8 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। अब आपको इंटर पास करने में हम आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स आप पा सकते हो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स आप उस सब्जेक्ट में पा सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 6 ग्रुप 1 का, जिसको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा कवर करवाएंगे। सर, ये जो न्यू सिलेबस है, सिलेबस 2022 के आधार पर होगा, यानी कि उसी के नोट्स से, थ्रू उसके स्टडी मटेरियल से हम ये पूरा कोर्स कवर करने वाला है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, उसको आप क्लिक करके एक व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो भी सेल्फ नोट्स हैं या फिर प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स हैं उसका सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू मिलने वाला है। तो क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं, इसके अंदर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है और आप बहुत ईजी तरीके से अच्छे अच्छा मार्क्स अकाउंट सब्जेक्ट में ला सकेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर और सब्जेक्ट्स भी हम हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कवर करवाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने जितने भी सीएमए के स्टूडेंट्स हैं या फिर सीए के स्टूडेंट है, सीएस के स्टूडेंट, आप इनको भी आप रेफर कर सकते हैं। नॉर्मली सर होता क्या है कि अगर हम सीएमए का कोई भी इंटर के अंदर अगर हम जाते हैं, उनके एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमको कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है। जो भी सीएमए चैप्टर्स के वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमको जैसे मैं भी एक सीएमए चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ, लेकिन वहाँ पे हमको क्या एक फिक्स टाइम दे रखा है कि आपको इतने टाइम में आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो टाइम के हिसाब से सिलेबस नहीं होता है, इसलिए हमको कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक्स हमको क्या थोड़ा सा फास्ट हमको कवर करवाना होता है, जिस वजह से हम अपना आउटपुट सही तरह से नहीं दे पाते हैं, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और वो फिर एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन हमने चूज किया कि क्यों ना आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाए, यानी कि आपके पास में या तो फीस पे करने के पैसे नहीं है या फिर आपको ऐसा कोई टीचर नहीं मिल रहा है जो आपको अच्छी तरह से अकाउंट पढ़ा सके। तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से फुली मैनर में जनवरी 2024 की प्रिपरेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी लेसन्स होने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर अकाउंट्स के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, जिसका में क्या क्या वेटेज है, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 है आपका। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो वेटेज है, ये वेटेज आपको अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जो हमने सीए 11th 12th या फिर सीएमए फाउंडेशन में हमने जो भी कवर किया था उसी का पार्ट आएगा। 50% वेटेज है आपका, 100% का ये 100 मार्क्स का पेपर्स होगा, जिसमें आपको 15% के जो क्वेश्चन होंगे वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के रिलेटेड आएंगे। बहुत ही इजी है। इसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपके ये 3 चैप्टर्स होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। इसका जो वेटेज है वो 10% है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेक्शन सी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इन चैप्टर्स में ला सकते हो, क्योंकि प्रीवियस सभी 11th 12th या सीएमए फाउंडेशन में हमने यही पढ़ा हुआ है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और ये जिसका वेटेज है ये है आपका 20%, यानी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गैदर कर सकते हैं।
इसके बाद एक और है सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को, पार्टनरशिप अकाउंट्स भी बहुत ही इजी है। अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ाएं, सही तरह से अगर इसको समझें तो आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और आप उसको समझने की कोशिश नहीं करने के बजाय आप उसको रटने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप फिर उसमें अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसका जो वेटेज है वो भी सर आपका 20% का वेटेज है। यानी कि अगर हम मान के चले तो 15% ये वेटेज, 20 ये, यानी कि ये सर 55% का वेटेज तो आपका यही हो गया। दैट मीन्स कि अगर आप इतना ही कवर कर लेते हो आप पास तो हो ही जाओगे। लेकिन आपको यहाँ पर और जैसे लीज अकाउंटिंग, ब्रांच, इंश्योरेंस और हायर परचेज, ये इसका 50% का वेटेज आपका इतना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 20% का वेटेज यहाँ पे है। तो ये आपके टोटल 9 चैप्टर्स होंगे और 9 चैप्टर्स के हिसाब से आपके 100% का पेपर होने वाला है और सभी चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से कवर करना है। अब हम चलते हैं सीधे थर्ड चैप्टर्स की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल अकाउंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। थर्ड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही धीरे धीरे से हम कवर करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, कमेंट आप जरूर कर सकते हैं और आप हमसे कॉल करके भी आप इसकी कोई भी डाउट्स है वो भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम कवर करेंगे जिसका नाम है 3.1 प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये क्या होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल है, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं सर, अकाउंटिंग कहते हैं। तो बिजनेस का मतलब यहां पर सर 3 टाइप से है। एक आपका जो बिजनेस होता है वो होता है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें हम क्या करते हैं सर, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जहां पे क्या यूज होता है, जहां पर गुड्स या कमोडिटी यूज होता है। दूसरा बिजनेस है सर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं सर, एज इट इज जो भी गुड्स आता है उस गुड्स को बिना किसी मॉडिफिकेशन के हम वो गुड्स किसी अदर पर्सन्स को प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम उनको सेल कर देते हैं। इसके बाद थर्ड वाला जो हमारा बिजनेस होता है जिसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। प्रोफेशन में आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कोई सीए है या फिर सीए में है या फिर डॉक्टर है या फिर लॉयर्स है, ये क्या करते हैं, ये किसी न किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपके कोई भी स्टॉक नहीं होता। तो ये 3 टाइप्स को बिजनेस होते हैं, 3 टाइप के बिजनेसेस की हमको अकाउंटिंग करनी होती है और इन्हीं के हमको फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। अब सर यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन का मतलब तो आप सभी समझते हैं कि सर बिजनेस के डेली रूटीन के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे हमने गुड्स परचेस करना, गुड सेल्स करना, पेमेंट लेना, पेमेंट देना, एक्सपेंसेस करना, इनकम रिसीव करना, बैंक लोन लेना, बैंक लोन के इंस्टॉलमेंट पे करना, इंटरेस्ट पे करना, ये क्या होता है, ये सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं और उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना तो हमको बहुत ईजी तरीके से आता है क्योंकि हमने 11th में यही सीखा हुआ है, 12th हमने कर ली, सीए में फाउंडेशन में हमने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिया। सर इसका मतलब इतना तो सब कुछ हमको आता है। आप तो सर आगे बढ़ाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर हम कुछ 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। दैट मीन्स कि सर आपका ये जो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स आपकी इन 5 पिलर्स पर ही डिपेंड है। अगर आप किसी के फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहते हो, अब फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, देखिए कोई भी बिजनेस होता है या कोई अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, वो अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता है सर, हमको क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमको लेजर पोस्टिंग करनी होती है, जिसको हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। सर लेजर पोस्टिंग के उनके क्या क्लोजिंग बैलेंसेस निकलेंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस के बाद में हम उनसे हमको क्या बनाना पड़ेगा सर, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस से फिर हमको इनके फिनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये
तीन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इन्हीं को बोलते हैं सर फिनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स। सर इन तीन को प्रिपेयर करने के लिए आपको ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाला है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। सर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आप ये जो कोई भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो भी बनाओगे, इसको बनाने के लिए आपको लेजर की जरूरत पड़ती है। लेजर्स को किसी ग्रुप के अंडर में रखना होता है। तो हम यहाँ पर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो फिर आपकी जो अकाउंट से आगे की जर्नी है, जो अकाउंट के आगे की जर्नी है, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सभी चैप्टर्स बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर 5 पिलर्स ऑफ मैम अकाउंट्स के। सबसे पहला जो हमारा है वो होता है सर हमारा एसेट। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब अगर हिंदी में अगर उसको हम बोले तो उसको हम बोल रहे हैं सर संपत्ति। यानी कि सर हमारे पास में क्या है, दैट्स कॉल्ड संपत्ति। अब एसेट्स का मतलब सर ये नहीं है कि आपके पास में जो है वही एसेट है, आपकी किसी और के पास में है वो भी आप ही की एसेट्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में अभी फिलहाल में 1 लाख रुपीस का कैश है। फिलहाल में आपके पास में सर 1 लाख रुपीस का कैश है। आपका एक फ्रेंड आया मिस्टर राम, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम आपका एक फ्रेंड आया, उन्होंने बोला कि सर मेरे को अभी 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको कुछ 5 दिन बाद लौटा दूंगा। और आपने उनको 50,000 रुपीज़ आपने उनको पे कर दिया। क्लियर है? अब आपके पास में कैश में बैलेंस कितना है? 50,000 रुपीज़। तो आपकी एसेट कितनी हुई? आपकी एसेट कितनी हुई? तो आपकी एसेट्स अभी भी 1 लाख रुपीज़ की है। सर कैसे? सर 50,000 रुपीज़ तो आपके पास में कैश में है और 50,000 रुपीज़ आपके मिस्टर राम के पास में है। तो जो राम के पास में जो पैसा है वो भी आप ही का पैसा है, जो आपको बाद में वापस रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि सर ऐसा कोई भी, या तो आपने किसी को गुड्स दे रखा है जिससे आपको पैसा आ रहा है, या फिर आपने किसी को कोई पैसा उधार दे रखा है जो आपको वापस आ रहा है। तो ऐसा कुछ पैसा, ऐसा कुछ मनी अगर आपने किसी को दे रखी है, वो आपको वापस रिटर्न मिलने वाली है, तो वो भी आपकी एसेट कहलाई जाएगी। वो भी आपकी क्या कहलाई जाएगी सर? वो भी आपकी एसेट्स कहलाई जाएगी, जिससे आपको एसेट्स मानना है। अब यहां पर आपको सर एसेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहला एसेट्स का सबसे पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट का सिंपल सा मतलब होता है कि सर अगर आपने कोई भी गुड्स यानी कि कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप मनी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट आप क्या करोगे सर? बिजनेस में आप यूज करोगे, बिजनेस के लिए आप यूज करोगे, वो भी मोर देन 1 ईयर। क्या करोगे? कोई भी एक प्रोडक्ट आपने परचेज किया, उसको आप बिजनेस में यूज करोगे, वो भी मोर देन 1 ईयर आप उसको परचेज करोगे। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं सर? फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिक्स एसेट्स का सिंपल सा मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आप बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हो और जिसका यूज आप मोर देन 1 ईयर तक करते हो, मोर देन 1 ईयर से ज्यादा अगर आप यूज करते हो तो उसे फिक्स एसेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। सर आपने, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। अब वो प्लांट एंड मशीनरी से आप क्या करोगे सर? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जिसका यूज आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब तक वो चलेगी तब तक आप उसको चलाओगे। दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट। सेकंड, अगर हम बात करते हैं सर हमने ऑफिस लिया था, ऑफिस में हमने सर फर्नीचर करवाया, टेबल करवाया, चेयर करवाई, ये करवाया, ये हम कब तक यूज करेंगे? जब तक सर हमारा बिजनेस है या जब तक वो चलेंगे तब तक हम इसको यूज करेंगे। दैट्स कॉल्ड फर्नीचर, इज फिक्स एसेट। सर हमने कोई लैपटॉप लिया, हमने कोई लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप को हम क्या करेंगे सर? यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, यानी कि उस लैपटॉप से हम बिल निकालेंगे, जो कुछ भी है हमारा डेटा मेंटेन करेंगे, उससे हम काम करेंगे। सर आपने प्रिंटर लिया, सर प्रिंटर आपने अपने प्रिंटर निकालने के लिए प्रिंटर लिया, वो भी आपका फिक्स एसेट है। या फिर हम बात के चलते हैं कि सर आपने कोई व्हीकल परचेस की, जो व्हीकल आपके बिजनेस में यूज के लिए आती है, ये भी आपकी फिक्स एसेट है।
दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो जिसको आप सेल नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस में यूज करोगे, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं सर, इन सबको हम फिक्स एसेट कहते हैं। तो आपकी जो एसेट है उसका फर्स्ट पार्ट है आपका फिक्स एसेट। क्लियर हो गया। ये जब हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जब बनाएंगे, आपको वहां पर सबसे पहले काम आएगा सर फिक्स एसेट, सबसे पहले काम आएगा आपका फिक्स एसेट। अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड में आता है सर डिपॉजिट एसेट्स। ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बैलेंस शीट प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इतना समझ में आ गया आपको, इसका मतलब आगे की जर्नी आपकी बहुत स्मूथली जाएगी सर। सेकंड आता है सर आपका डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब ये होता है कि हमने हमारा कुछ पैसा कहीं पर हमने डिपॉजिट करवाया। अब सर एग्जाम्पल समझते हैं हम, एग्जाम्पल समझते हैं। सर हमने एक शॉप रेंट पर ली। क्या ली सर? एक शॉप हमने रेंट पर ली। उस शॉप को रेंट पर लेने से और हमने उनके 20,000 रुपीज़ का किराया फिक्स किया, यानी कि 20,000 रुपीज़ हमने रेंट फिक्स किया। जब हम लैंडलॉर्ड के पास में गए, हमने एग्रीमेंट बनवाया, लैंडलॉर्ड के पास में गए, तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं तो हमको क्या करना होता है सर, 2+1 पे करना होता है। 2+1 का मतलब क्या होता है? 2+1, 2 जो 2 मंथ का होता है वहाँ वो हमको डिपॉजिट देना होता है। हमको क्या करना होता है सर? डिपॉजिट देना होता है। और 1 मंथ का आपको रनिंग रेंट पे करना होता है। जो भी आपका रेंट होगा वो हर मंथली का, उसका आपको कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज़ का रेंट आपका डिसाइड हुआ, उसमें से आपने क्या किया सर, 60,000 रुपीज़ का पेमेंट आपने अभी किया, जिसमें 40,000 रुपीज़ आपने क्या किया सर, डिपॉजिट किया, एंड 20,000 रुपीज़ क्या किया सर, आपने रनिंग रेंट पे किया। इजी, अच्छे समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर। 40,000 आपने डिपॉजिट दिया, वो डिपॉजिट उनके पास में विदाउट एनी इंटरेस्ट हमेशा जमा रहेगा। जब आप वो प्रॉपर्टी खाली करोगे, या तो वो लास्ट रेंट के सामने एडजस्ट हो जाएगा या फिर वो आपको वापस रिफंड हो जाएगा। तो ये जो 40,000 रुपीज़ आपने वहाँ पे जमा किए, ये जो 40,000 रुपीज़ आपने वहाँ पे जमा किए, सर ये आप ही का पैसा है जो आपको बाद में वापस रिफंड मिलने वाला है। उनके पास में जमा है लेकिन वो आपको बाद में वापस मिलने वाला है। तो ये भी क्या है सर, आपकी, ये भी आपकी एसेट है। और उस एसेट्स को क्या बोलते हैं, रेंट डिपॉजिट। लेजर्स क्या बनेगा सर आपका, रेंट डिपॉजिट, और उसका जो हेड होगा वो होगा डिपॉजिट एसेट। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? डिपॉजिट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास में सर 10 लाख रुपीस पड़े थे, हमारे पास में 10 लाख रुपीस हमारे पास में पड़े थे। हमने सोचा कि सर 5 लाख क्या करते हैं, बैंक में फिक्स कर देते हैं, जहां पर हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि नॉर्मल सेविंग में तो हमको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं तो 5 से 7% का इंटरेस्ट अलग अलग बैंक के हिसाब से मिलेगा। तो हमने क्या किया सर, 5 लाख रुपीज़ हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, एफडी करवा दी, जिसको हम बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट हमने कर दिया। अब से ये जो 5 लाख रुपीज़ है, अब हमारे खाते में से 5 लाख रुपए डिडक्ट हो गए, यानी कि हमारे अकाउंट में अब सिर्फ 5 लाख ही बचे। और 5 लाख हमने क्या कर दिए, एक दूसरे अकाउंट्स के अंदर हमने डिपॉजिट, दूसरे अकाउंट का मतलब एफडी का एक नया अकाउंट आपका ओपन होता है, उसमें आपने डिपॉजिट कर दिया। अब सर अगर आपकी एसेट्स की अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपकी एसेट कितनी है, तो आपकी एसेट्स अभी भी सर 10 लाख रुपीज़ की है। आपकी बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो बैलेंस आपका 5 लाख रुपीज़ का है, और आपकी जो एफडी है यानी कि डिपॉजिट एसेट्स में अभी भी आपके 5 लाख रुपीज़ है। तो टोटल एसेट्स अभी भी आपकी 10 लाख रुपीज़ की है। क्लियर हो गया? ये आपका था फिक्स डिपॉजिट, यानी कि शॉप रेंट, यानी कि रेंट डिपॉजिट इज डिपॉजिट एसेट्स और फिक्स डिपॉजिट इज डिपॉजिट एसेट्स। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सैमसंग कंपनी की डीलरशिप ली। हमने क्या की सर, सैमसंग कंपनी की हमने डीलरशिप ली। उस डीलरशिप को लेने के लिए हमको सर 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ा। क्या करना पड़ा सर,
5 लाख रुपीज़ हमको डिपॉजिट करना पड़ा, तब जाके हम सैमसंग की डीलरशिप लेते हैं। अब ये जो 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट है, ये हमको लास्ट में जब हम उनके साथ में डीलिंग क्लोज करेंगे हमको ये वापस रिटर्न मिलने वाला है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डिपॉजिट एसेट्स, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आल्सो ए डिपॉजिट एसेट्स। तो डिपॉजिट एसेट्स जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर नॉर्मली 3 टाइप के लेजर्स आते हैं। पहला लेजर्स आपका रेंट डिपॉजिट होगा, दूसरा लेजर्स आपका फिक्स डिपॉजिट होगा, एंड तीसरा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। ये 3 आपके डिपॉजिट एसेट्स का एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब सर नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सर अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है, यानी ज़्यादा पैसा तो क्या है सर, आपके पास में पैसा है लेकिन आप ये चाहते हैं कि सर हम इसको कहीं पे इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए आप क्या करते हैं सर, आप थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, हमारे पास में सर पैसा था, हमने क्या किया सर, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर हमने परचेज कर दिए, हमने किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड परचेज कर दिए, सर हमने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। सर ये जो होता है ना, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि सर हमारे पास में पैसा था, हमने एक प्लॉट परचेज कर लिया, उसमें इन्वेस्ट कर लिया, वो प्लॉट आपका फिक्स एसेट माना जाएगा, न कि आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें। तो थर्ड हेड्स हमारा कौन सा था सर, इन्वेस्टमेंट। फोर्थ की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। फोर्थ की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं सर लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या होता है सर, अगर आपने किसी पर्सन को विदाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब ना तो आपने उनसे कोई गुड्स परचेज किया हुआ है, नहीं आपने उनको कोई गुड सेल्स किया हुआ है, नहीं आपने उनसे कोई सर्विस ली हुई है, नहीं आपने उनको कोई सर्विस दी हुई है, इनके अलावा अगर आपने किसी को कोई पेमेंट किया है, यानी कि आपने अगर राम को पेमेंट किया, क्यों पेमेंट किया था सर, 50,000 रुपीज़ का आपने उनसे उधार दिया था आपने, बाकी और कोई ट्रांजैक्शन था क्या उसमें, नहीं, आपने उनको उधार दिया था। तो जब भी आप किसी पर्सन को उधार देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे अगर आपने राम को दिया तो राम का लेजर्स बनेगा, उसका हेड होगा सर लोन्स एंड एडवांसेस। तो एडवांसेस और लोन्स एंड एडवांसेस में उस पर्सन के भी नाम आएंगे जिस पर्सन को आपने उधार में पैसा दिया हुआ है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है सर। एसेट्स में 5वां पार्ट आता है सर हमारा, जिसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है सर, सन्ड्री डेटर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि हम जिस पर्सन को गुड सेल्स कर रहे हैं, वो हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स होता है। यानी कि क्रेडिट सेल्स अगर हम किसी को करते हैं, किसी पार्टी को, तो उस पार्टी का जो भी लेजर्स होगा, उस लेजर्स को हम सन्ड्री डेटर्स के हेड में कवर करेंगे। तो जिस पार्टी को आप गुड्स सेल, आपके 100 पार्टीज है, 100 पार्टीज का एक ग्रुप है जिसको आप सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप्स के अंदर रखेंगे। नंबर 6, कैश। सर कैश का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कैश, फिजिकल कैश की बात नहीं कर रहे हैं, बुक्स में जो कैश है वो कितना है, वो आपका कैश होगा। नंबर 7, बैंक। बैंक का मतलब सिंपल से ये होता है कि सर आपकी फर्म का जिसके बैंक में अकाउंट है, जिस बैंक को आप ऑपरेट करके पार्टी से पेमेंट करते हो, पेमेंट रिसीव करते हो, ऐसी जो बैंक होती है उस बैंक को आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट्स के हेड में रखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका BOI बैंक अकाउंट्स में अकाउंट है, BOI बैंक अकाउंट्स में आपका अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पर आपका BOI बैंक अकाउंट का लेजर्स बनेगा और उसको किस हेड में रखेंगे सर, बैंक के ग्रुप में रखेंगे। एंड नंबर 8, एनी अदर एसेट्स। अब एनी अदर एसेट्स क्या होती है वो हम जब अभी चैप्टर्स पढ़ेंगे उस समय आपको कवर करवाएंगे। तो यहां पर सर आपके अकाउंट्स में 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स में जो पहला पिलर्स था वो कौन सा था, एसेट। एसेट्स का मतलब संपत्ति, और संपत्ति में आपकी ये टोटल 8 कवर होते हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम आगे कवर करेंगे।
क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर एसेट्स की, तो एसेट्स को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं क्या? फिक्स एसेट जो हमने कवर किया उसकी बात कर रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश या कैश एंड बैंक भी आप लिख सकते हैं उसे, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक भी, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टॉक एसेट्स, एंड एनी अदर एसेट्स। ये जो है ये आपकी एसेट्स के पार्ट होते हैं जिसको बारे में हमने डिटेल में कवर किया। अब सर हम यहां पर बात करते हैं सर लाइबिलिटीज की। सेकंड पिलर से हमारा लाइबिलिटीज का सेकंड पिलर कौन सा है? लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है सर? लाइबिलिटीज का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम उसको बोले, दायित्व। दायित्व का मतलब होता है चुकाना, यानी कि हमने किसी से 100 रुपया उधार लिया हुआ है, किसी से हमने 100 रुपया उधार लिया हुआ है, जिसको हमें क्या करना होगा? चुकाना होगा, क्योंकि हमने उनसे उधार लिया हुआ है। दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी, दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज का मतलब जिसको हम हिंदी में बोलें तो उसको बोलते हैं सर दायित्व, दायित्व, या फिर हिंदी में और हम बोलें तो उसको बोल सकते हैं हम चुकाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पर्सन से 100 रुपया लिया, अब ये 100 रुपया हमको क्या करना है सर? वापस पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो लाइबिलिटीज हुई, हमारे तो दायित्व बन गया कि हमने उनसे 100 रुपये लिए थे, हमको उनको वापस लौटाना है। तो लाइबिलिटीज भी बहुत टाइप्स की होती है। सबसे पहली लाइबिलिटीज जिसका नाम है लोन्स एंड लाइबिलिटी। पहला नाम है क्या सर? लोन्स एंड लाइबिलिटी। लोन्स एंड लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि हमने किसी से लोन लिया हुआ है। हमारे पास में सर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस था, हमको सर और 10 लाख रुपीस की नीड थी, तो हमने क्या किया सर? किसी बैंक से 10 लाख रुपीस का लोन ले लिया, या फिर किसी पर्सन से हमने 10 लाख रुपीस का, या फिर जो भी जिसके हमको रिक्वायरमेंट थे उतना लोन हमने यहाँ पे ले लिया। तो लोन से लाइबिलिटीज में सबसे पहला आता है सर यहाँ पे सिक्योर्ड लोन। पहला आता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा आता है सर अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन को अगर हम कवर करते हैं तो सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, किससे लोन लिया हुआ है? किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, और आपने वहां पर कोई ना कोई सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड किया, कोई सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड की है जिससे आपने बैंक आपको लोन दे रही है, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। दूसरा होता है कि सर अगर आप किसी रिलेटिव से लोन ले रहे हो, रिलेटिव या फ्रेंड, अगर किसी से आपने कोई उधार लिया हुआ है, उसको बोलते हैं सर हम अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, दैट्स कॉल ऑफ लोन्स एंड लायबिलिटी। एक और पार्ट इसमें ऐड हो जाता है सर ओडी एंड सीसी अकाउंट। इसके बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, ओडी और सीसी अकाउंट्स क्या होता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ लोन्स एंड लाइबिलिटी। तो जब भी आप बैलेंस शीट्स बनाएंगे उसके लाइबिलिटी साइड्स में अगर लोन्स एंड लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो वहां पर आपके सिक्योर लोन आएंगे, अनसिक्योर लोन आएंगे और ओडी और सीसी लिमिट आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम जीएसटी की बात करेंगे, या कोई अदर टैक्सेस भी है तो वो भी आपके यहाँ पर कवर होंगे। नंबर 3 में सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि जिस पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया हुआ है उनको आपको पेमेंट देना है, वापस पेमेंट करना होगा, तो वो आपके लिए क्या है सर? सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिट परचेज पर आपने जिससे भी गुड्स परचेज किया हुआ है, क्रेडिट परचेज किया हुआ है आपने जिस पर्सन से, उस पर्सन का हमको लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा और उस लेजर्स को आप सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखेंगे। नंबर 4 प्रोविजंस। ये प्रोविजंस क्या होता है ये हम आगे कवर करेंगे सर। दिस इज द अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट। एंड नंबर 5 अदर्स लाइबिलिटीज, जो कि आपकी अदर लाइबिलिटीज है। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज की अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो हम यहां पे इस तरह से बोल सकते हैं कि लोन्स एंड लाइबिलिटी,
लोन्स एंड लाइबिलिटीज, लोन्स एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला सर हमारा आता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा आता है सर इसी में आपका अनसिक्योर्ड लोन, ओडी एंड सीसी लिमिट, इसके बाद आता है सर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस ऊपर आता है लेकिन हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, जब हम एक्चुअल बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम कवर करेंगे, एंड अदर लाइबिलिटीज। अब थर्ड पिलर्स की अगर हम बात करें तो थर्ड पिलर सर हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि सर जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, यहां पर हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर एक सिंगल पर्सन बिजनेस का ओनर होता है, वो ही इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो जिस पर्सन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो पर्सन क्या माना जाता है, उस प्रोप्राइटरशिप माना जाता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं उसको। और जो प्रोप्राइटर होता है वो प्रोप्राइटर बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल फंड ये भी आपके लाइबिलिटी साइड में आता है, लेकिन इसको हम लाइबिलिटी नहीं बोलते हैं, ये आपका फंड होता है कैपिटल फंड। जितना ज़्यादा कैपिटल्स होगा बिजनेस उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होगी, और जितनी ज़्यादा लोन्स से लाइबिलिटीज होगी उतना जितना बिजनेस आपका कम सक्सेस होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमने कवर किए। तो ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं ये सभी 3 पॉइंट्स आपके बैलेंस शीट्स में आते हैं। बैलेंस शीट्स में एक साइड में आपके एसेट आएंगे, दूसरी साइड में आपके यहाँ पर कैपिटल आएगा, और यहाँ पे आपके लाइबिलिटीज आएंगे। तो टोटल आपका यहाँ पे इक्वल हो जाएगा एसेट्स लाइबिलिटीज। अगर हम इक्वेशन को समझते हैं तो इक्वेशन क्या है सर आपकी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये काउंटिंग इक्वेशन, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये 3 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स हमने कवर किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर इतना आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है सर, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स आप बहुत ही ईजी तरीके से कवर कर पाएंगे। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स यानी कि कल के लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे आपके टॉपिक्स के अनुसार। अब इसको आप लास्ट तक देखिएगा, हर वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। सेल्फ नोट आप अपने ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सर हम जो आपको पढ़ाते हैं अगर उसका आप सेल्फ नोट में बनाएंगे, आप खुद अगर प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे तो सर ये हमारा जो पढ़ाना है वो आपके लिए अनवैल्यूएबल हो जाएगा। तो आपको सीए में अच्छे रैंक के साथ में पास करना है, ऐसा नहीं है कि सर हमको पास करना है, अच्छी रैंक से पास करना है। और अकाउंट्स के अंदर 90+ मार्क्स आपको लाने हैं, ये आपका हम प्रॉमिस है, हमारा प्रॉमिस है आपको और आपका प्रॉमिस है हमको, कि हमको क्या करना है सर 90+ मार्क्स अकाउंट सब्जेक्ट्स के अंदर कवर करने हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, आप उनके साथ में शेयर कीजिएगा कि सर टीच विद करण सर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट का कोर्स जनवरी 2024 के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, क्योंकि आप सीए में कवर यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, और सीए में मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, जो कि अकाउंट के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर सबसे अच्छी डिग्री में से एक है। थैंक यू सो मच।